गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आखिर ये कोशिका है क्या? हमारी बॉडी के लिए हमारे शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में ये कोशिका कैसे कार्य करती है? ओके, सो नाउ वी स्टार्ट 7.1. In the 17th century, in the year 1665, an English scientist named Robert Hooke invented a simple microscope. Hooke observed a thin slice of cork under microscope invented by him. He found section like a beehive. He gave this section the name cell. From time of the scientists have attempted to study the structure of a school, and after many studies have declared that as a house is made up of small units, the bricks. In the same way, our bodies is also made up of small units. This unit are called cell. आप देखेंगे 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। देखिए पिक्चर में देख सकते हैं आप, माइक्रोस्कोप बनाया। हुक ने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क की पतली स्लाइस को काट कर, कॉर्क जो रहता है आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, उसकी पतली स्लाइस को काट कर ऐसा रखा। रखने के बाद उन्होंने देखा उस कॉर्क को काट के उसमें छोटे छोटे खाली कोष्ठ हैं, खाली स्थान है, जैसे आप पिक्चर बी में देख सकते हैं। ओके, तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते बिहाइव के जैसे दिखाई दे रहा था। और इन्हीं कोष्ठों को, इन्हीं ब्लैंक्स को क्या कहा गया? सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेल। जो पिक्चर बी एंड पिक्चर सी में आप देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ कार, पिक्चर ऑफ द हनी बी। तो देखिए ये हनी बी का वो है। माइक्रोस्कोप में देखने पर हनी बी की जो बिहाइव होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है, पिक्चर सी जैसी। और जो कॉर्क की पतली स्लाइस काट के माइक्रोस्कोप में देखी गई वो ऐसी दिखाई दी। तो दोनों ही सेल जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। तो हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी इकाई हमारी जो शरीर की, हमारी बॉडी की जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उससे मिलकर बनी लार्ज इकाई को, लार्ज यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ओके, और ये जो सेल होते हैं वो अलग अलग आकार की होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। Cells are different shape and size. You may know that some organisms are made of only one cells, as amoeba and paramecium. In this organism, nutrition, respiration, excretion, and reproduction, living functions are performed in a single cell, but in multi-cells organism to perform different functions, cells are divided in different groups to perform them. In this way, cell is the basic structural and functional unit of life of our body. Amoeba is a unicellular cellular organism which can live independently, but if a cell of the chicks or a cell of onion is removed, then they cannot live independently. आप देखेंगे कि जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होती है, वो अलग अलग आकार की, साइज़ की होती है। और जीवों के शरीर में कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। जैसे तालाब, नदी में ये सारी जो रहते हैं, अमीबा पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब पाए जाते हैं। इन जीवों में पोषण, श्वसन मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेटरी रिप्रोडक्शन के लिए कई प्रकार की क्या होती है? फंक्शंस होते हैं। कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं। किसमें होते हैं? एक ही कोशिका में होती है, एक ही सेल में होती है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इन जीवों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कोशिका का समूह पाया जाता है।
इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसे होता है? यूनिसेलुलर होता है। एक कोशिकी को बोलते हैं यूनिसेलुलर, जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है। परंतु यदि आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि कल की एक कोशिका या प्याज, आप जैसे आपकी जो गाल है, आपके गाल है, उसमें से आप जब निकालते हैं और उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे या फिर प्याज की एक झिल्ली निकाल के आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्या होती है? मल्टी सेल्युलर होती है। ठीक है। कोशिका को अलग अलग दिया जाए तो वो मर जाती है। अगर आप प्याज की कोशिका को अलग कर दें तो वो मर जाएगी, या गाल की कोशिका को चेक करेंगे तो वो भी मर जाएगी। वो स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते। अगर एक कोशिका को वहाँ से अलग कर दिया गया, ग्रुप से अलग कर दिया गया, तो वो अकेले जीवित नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या लिए हैं? सेल्स ऑफ रोहियो लीफ। हम एक लीफ लिए हैं जिसका नाम क्या है? रोहियो। इसमें मैं आपको सीधा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। रोहियो की लीफ लेते हैं जो मोटी होती है, ग्रीन पर्पल कलर की होती है इसकी पत्ती और गद्देदार होती है। स्लाइड लेते हैं, कवर स्लिप लेते हैं, ओके। और क्या लेते हैं? परमानेंट स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। हम एक स्थायी ब्लड स्लाइड लेते हैं ह्यूमन ब्लड का, ओके। देन क्या करते हैं? रुइयों की पत्ती है उसे हम लेते हैं। लेने के बाद उसके जो अपर पार्ट है उसका एक छिलका उतार लेते हैं। उतारने के बाद उसमें एक बूंद पानी डालते हैं और उसे कवर स्लिप से पैक कर देते हैं। एक स्लाइड लेते हैं और उसे कवर स्लिप लगा के क्या करते हैं? पैक कर देते हैं। ठीक। पैक करने के बाद आप क्या करेंगे? उसे स्लाइड में रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी में रखकर उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि वो आखिरकार दिखती कैसी है। तो हम जब कवर स्लिप लगा के स्लाइड में रखते हैं रोहियो की लीफ को, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, ओके। सेल्स ऑफ रोहियो सेल लीफ। तो आपको इस रोहियो की सेल्स दिखाई देती इसके ऐसे। और ये जो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये क्या बोलते हैं? इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो हर लीफ में आपको पता है कि स्टोमेटा होता है। अब क्या करते हैं? अब आप क्या लेते हैं? ब्लड सेल का जो आपके पास परमानेंट स्लाइड है, ब्लड सेल का जो परमानेंट स्लाइड है वो लेते हैं और उसे आप माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। क्या देखते हैं? अब वो तो पहले से ही स्लाइड बनी हुई है, किसकी? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड की परमानेंट स्लाइड बनी हुई है। आपने उसे तो बनाया है नहीं, तो आप उसे देखेंगे कि अलग अलग कोशिका रहती, अलग अलग सेल्स होते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि जो कोशिका होती है वो आकृति व आकार में विविध होती है। सबकी जो आकार होती है, सबकी जो साइज़ होते हैं, प्रकार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं दिखाई देते। जैसे हमने रोइयों की लीफ में देखा था, वो डिफरेंट सेल्स थी। देन आप जब ब्लड में देखते हैं तो देखिए ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लाज्मा, वाइट ब्लड कार्पल्स, न्यूक्लियस, रेड ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स ह्यूमन ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि जो दोनों के जो सेल्स होते हैं दोनों में डिफरेंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि कोशिका को बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते। सेल्स इतनी ज़्यादा बारीक होती है, इतने छोटे होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जैसे आप क्या करते हैं? आप देख लेते हैं। अब कुछ विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे फर्स्ट आप देख लेंगे क्लेमाइडोमोनास। देखिए सेल्स, अमीबा, डाइटम, फैट सेल, एडिप्टॉइड, लीवर सेल, अनट्रीटेड मसल सेल। देखिए ऑनियन सेल, जब आप
प्याज की झिल्ली निकालते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है, ऑनियन सेल। स्पर्म सेल, देन नर्व सेल। नर्व सेल तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये नर्व सेल है। ओके, तो हर जो सेल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, जिसे आप पहचान सकते हैं। यूजुअली वी कैन नॉट सी अ सेल विदाउट एनी instruments of microscope, but there are some cells which are so big in size that we can see them without microscope। मैंने आपको बताया था कि बिना माइक्रोस्कोप के हम अपनी खुली आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आप खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे योक ऑफ हैंस एग, जो अंडे होते हैं, मुर्गियों के अंडे होते हैं, उनका जो पीला भाग होता है वो भी एक सेल है, लेकिन आप उसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन 7.2 है कोशिका की संरचना, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब आप देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के कोशिका होती है, सेल्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज़ होते हैं किसकी, सेल्स की, और इन्हीं such a difference, each cells has definite structure. Come let us study in structure of common cells. In your early class you studied the cell of onion skin. Now prepare again a slide of the onion cell. Observe it, understand under the microscope and answer the following question। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसकी जो संरचना होती है, उसकी आकृति होती है, वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन के आंसर आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल, रेक्टेंगुलर एंड ओवल ऑफ राउंड। आप देखेंगे कि जो ऑनियन के जब आप स्लाइस करके माइक्रोस्कोप में लगाते हैं तो उसका साइज शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ओवल होता है, राउंड होता है। तो ये ऐसी टाइप के हम क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हैं। देन अब हम पढ़ लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल मीन्स होता है, प्लांट मतलब होता है पेड़ पौधे, मतलब पादप, सेल मतलब कोशिका, पादप कोशिका, प्लांट सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी आपको ड्राइंग भी बनानी आनी चाहिए और इसके नेम भी आपको लर्न होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, तो हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ लें। तो देखिए प्लांट सेल के बारे में आप देखेंगे कि सबसे जो आपका पार्ट होता है, फर्स्टली देखिए सेल वॉल, जो पूरे सेल को कवर करता है, इसे सेल वॉल कहते हैं। मीन्स होता है कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए पतली झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो सेल वॉल के बाद में होती है। देन हम पढ़ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही होगा, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है। ओके, एंड वेस्क्यूल, वेस्क्यूल मीन्स रिक्तिका, जो बड़ी सी देखिए जहाँ पर येलो टाइप का मैंगो शेप में थोड़ी दिखाई दे रही है, तो इसके क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स। मीन वैक्यूल मतलब रिक्तिका। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन टाइप का पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक देखिए इसे बोलते हैं अंतःपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है गोल्जी बॉडी, डैक्टोसोम, गोल्जी काय बोलते हैं, जैसे क्रीमी कलर में होता है ये। एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, ये पूरे बिंदी बिंदी जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे फैले हुए क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। आप कोशिका द्रव्य चाहे तो आप इधर भी बता सकते हैं, कोशिका द्रव्य पूरे पार्ट में फैला हुआ है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, देखिए केंद्रक यहाँ पर है। ओके, तो ऐसा करके आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके नेम आपको याद होने चाहिए, प्लस आपको ड्राइंग भी बनानी आनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देन आप नेक्स्ट पढ़ लेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल में मतलब क्या होता है, जंतु कोशिका, जो एनिमल्स में पाई जाती है उसे कहते हैं। तो कुछ नेम होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो पादप और जंतु अर्थात आपकी प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ओके, जैसे फर्स्टली हम देख लेते हैं सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम, फर्स्टली सेंट्रोसोम है, साइटोप्लाज्म है,
माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, इसमें यहाँ पर दरदरी बिंदु नहीं थे। देखिए फर्स्टली यहाँ पर, लेकिन जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी दानेदार संरचना है। वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल्स बड़ा था, रिक्तिका इसमें छोटी है। राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मीन्स होता है केंद्रक और मेम्ब्रेन्स मतलब होता है झिल्ली। तो जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है, बाहरी संरचना होती है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, पोर्स उसमें छिद्र होते हैं, उसे बोलते हैं पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स, केंद्रक, छिद्र। न्यूक्लियस आपको बताई थी, मतलब केंद्रक। गोल्जी बॉडी, ये आपके गोल्जी काय भी बोलते हैं। ये आपके जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ओके, आप याद रखिएगा जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पादप कोशिका, मतलब पादप सेल, प्लांट सेल में ही होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में नहीं होता। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से कर लेंगे। दोनों के नेम्स कम से कम अच्छे से याद होने चाहिए, स्पेलिंग लर्न होने चाहिए और आपको पिक्चर बनानी भी आनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है 7.2.1 आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाह्य कोशिकीय आवरण। जो कोशिकीय आवरण होता है जो सबसे बाहर में होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल हैज़ अराउंड द लाइफ सब्सटेंस अ थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम जानते हैं कि सभी एनिमल एंड प्लांट सेल में सबसे बाहरी आवरण जो होता है, जो बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है, लचीला होता है, मतलब इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेमी परमेबल मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है, जीवित होती है। सेमी परमेबल मतलब होता है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल एंड, और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और फैट से बनी होती है। और इसका वर्क क्या होता है, द फॉलोइंग आर इट्स फंक्शंस। फर्स्ट है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। ये कोशिका के, ये सेल के आकार को, शेप को बनाए रखने में सहायता करती है। देन सेकंड है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल। ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं जो बाहर से आने वाले हैं और जाने वाले हैं, जो अंदर से बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। थर्ड है, इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल। ये बाहर से कोशिका को, सेल को क्या देती है, सुरक्षा देती है, सिक्योरिटी देती है, प्रोटेक्शन करती है और सहारा प्रदान भी करती है। इन plant cell there is another cover to the outside of plasma membranes, it's called cell wall। अब क्या होता है कि जो अब सेल वॉल को घेर के रख दिया, सेल वॉल के बाहर में भी एक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में भी एक वॉल होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक, यह सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और नॉन लिविंग थिंग से भी, नॉन लिविंग थिंग की संरचना होती है। ये बाहरी संरचना होती है, ये एक निश्चित आकार देती है, डेफिनिट शेप टू द सेल। ओके, देन 7.2.2 प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव्य। इन एवरी सेल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स देयर इज a sticky fluid substance which is called प्रोटोप्लाज्म। आप देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर पे आपको एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है, चिपचिपा
स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ऑल द सेल और organelles of cell which perform the life process are found in this matter. That is why Huxley and scientists has called the protoplasm substance are physical basis of life. अब आप क्या करते हैं कि जो कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सभी तरफ प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य फैले होते हैं। इसलिए जो हक्सले थे, जो वैज्ञानिक हक्सले थे, उन्होंने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया है। क्या बताया है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ का भौतिक आधार बताया, जीवन का भौतिक आधार है कौन? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो फर्स्टली आप देख लेते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच लाइव्स इन बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इन दिस हैज़ मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट इन इट। तो आपके जो जीव द्रव्य हैं, प्रोटोप्लाज्म है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, ये कैसे बने होते हैं? मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनमें पाए जाते हैं। किनमें? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के ही अंतर्गत क्या आते हैं, देखिए। फर्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बताती हूँ कि डबल लेयर राउंड और रॉड शेप स्ट्रक्चर विथ अ इनर मेम्ब्रेन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विथ this is mitochondria. This is respiratory center because here energy is produced by oxidation of food products. So this cell body is also called powerhouse of the cell. तो आप देखेंगे पिक्चर 7.5। 7.5 में आप देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, भले छोटी सी है लेकिन आपको एक समझ में आ रहा होगा कि ये एक फिंगर की संरचना जैसी दिखाई देती है। ये एक दोहरी झिल्ली टाइप की पाई जाती है। देखिए यहाँ पर डबल पार्ट है ना, दोहरी झिल्ली में पाई जाती है, गोलाकार छड़ानुकार होती है। ये उंगली के समान उभरी हुई दिखाई देती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका की सेल की क्या होती है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, श्वसन केंद्र होता है, जहाँ पर भोजन का फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इससे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। इसका पिक्चर है, आप अपने मन से भी बना सकते हैं, आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम have seen branches irregular channel forming a network. It is called endoplasmic reticulum. These channels are filled with fluid and help in the transport of materials, and it also provides mechanical support to the body. तो जो ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब अंतःपद्रवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? हम पिक्चर में जाते हैं, फिर से पिक्चर में जाते हैं। ये एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल में पाया जाता है, तो हम देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये तो एक एनिमल में क्या होता है? स्मूथ भी पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों पाया जाता है।
ओके। तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा शाखा में बटी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत बिखरी हुई है और इर्रेगुलर है, एकदम ज़रूरी नहीं है कि वो शाखा जैसी बनी हो वैसी। ये शाखा शाखा होती है, झिल्लीदार होती है, बहुत सारे टाइप की नलिकाओं में जाल जैसी बिखरी होती है। इसीलिए इसे बोलते हैं अंतःपद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन नलिकाओं में जो पार्ट आप देख रहे हैं उसमें क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है अंदर में। यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है। इसलिए विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। परिवहन मतलब लाने ले जाने का काम होता है। और ये कोशिका को, सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ओके। राइबोसोम्स, थर्ड है राइबोसोम। सम बॉडीज आर scattered in the cytoplasm near the endoplasmic reticulum. They are called ribosomes. The work of this body is to produce protein, so they are also called protein factories. तो आप देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, अंतरवी पदवी जालिका मतलब जो प्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के पास सटे होते हैं, चिपके होते हैं। और जो सेल में बिखरे हुए लिक्विड होते हैं, द्रव्य होते हैं, कण में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं। देखिए दानेदार संरचना जो पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इन कणों का कार्य क्या होता है, इनका वर्क होता है कि जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण करता है। क्या करते हैं, प्रोटीन बनाता है। इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हमने पॉइंट 3 राइबोसोम तक इस वीडियो में कंप्लीट किया है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं पॉइंट 4 गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।